कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज डे 20 है और आज मैंने किया चैप्टर नंबर 2 पार्लियामेंट स्टार्ट किया है। तो डे 20 का चैप्टर नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया आर्टिकल 79 से 122। हालांकि आज जनरल क्लोजेज ही किए हैं, जनरल आर्टिकल जो है 79 से 88 फॉल करते हैं वही किए मैंने। तो आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसमें बताया हुए हैं। बहुत वन वर्ड में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी ईजीली। तो आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे होता है। इंडिया की पार्लियामेंट में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट्स है। कौन कौन सा है इसके अंदर? एक तो प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा और लोकसभा प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती है पार्लियामेंट के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर देते हैं सबसे पहले। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या दे रखा है? सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या क्या है, कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। कितने मेंबर्स को? 12 नॉमिनेटेड मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। और बी बात करता है क्लोज की कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज नॉट मोर देन 238 मेंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव कितने हो गए? 238 मेंबर हो गए। मतलब टोटल कितने हो गए? 12 नॉमिनेटेड मेंबर हो गए और 238 इलेक्टेड मेंबर हो गए। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 250 होगी। किसकी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, राज्यसभा की होगी। और सेकंड बात करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स। सीट्स का अलोकेशन किस में दे रखा है? 4th शेड्यूल में दे रखा है कि कितनी सीट किस हिसाब से अलोकेट करी जाएगी। और थर्ड बात करिए कि क्वालिफिकेशन की, इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि सब क्लोज ए जो दे रखा है 12 नॉमिनेटेड मेंबर, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी कि उनमें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस फील्ड का? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सब का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए नॉमिनेटेड मेंबर, जो 12 मेंबर है ना उनमें। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं 4th क्लोज में, है ना। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन स्टेट के किसके? राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं? एमएलए, वो करते हैं, ठीक है। और वो किस सिस्टम से करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही करते हैं। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर एमएलए इलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोज 5 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज इन काउंसिल ऑफ स्टेट। कौन चूज़ करेगा उनको? पार्लियामेंट चूज़ करेगा, लो से, पार्लियामेंट के लो से चूज़ किया जाता है इनको। अब बात करते हैं इसकी समरी की, मतलब जो भी हमने पढ़ा इसका अभी तक का थोड़ा सा एक ये जो क्लोज पढ़ा उसकी समरी पढ़ता है। इसमें समरी में देखो, सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर कितने हो गए? 12 हो गए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हो गए? 238। टोटल कितने हो गए थे? 250 हो गए थे। नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेटेड मेंबर को प्रेसिडेंट करता है। और इनको किस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस का होना चाहिए। और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को एमएलए, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है प्लस एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो होता है उससे होता है। और सीट का एलोकेशन होता है 4th शेड्यूल से। और यूटीज रिप्रेजेंटेटिव को कौन करता है? अपॉइंट एज पार्लियामेंट बाय लॉ, उससे करता है, ठीक है। इस आर्टिकल का ये हो गया। अब आर्टिकल 81 की बात करते हैं। 81 में कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। पहले हमने किसका पढ़ लिया था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का पढ़ेंगे। लोकसभा में क्या है? हाउस ऑफ द पीपल शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है? हाउस ऑफ द पीपल शेल कंसिस्ट ऑफ, पहला क्या है? लोकसभा में कौन कौन होते हैं? स्टेट जो है डायरेक्ट इलेक्शन से मैक्सिमम 530 मेंबर्स, जो अपने इलेक्शन होता है ना, चुनाव वगैरह अपने जो होते हैं हर एक स्टेट में होते हैं, उससे हम भी जो जिनको वोट करते हैं स्टेट डायरेक्ट इलेक्शन से मैक्सिमम 530 मेंबर को इलेक्ट करेगा, ठीक है। और यूटीज़ में क्या होता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 20 मेंबर्स को चुना जाएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कौन से स्टेट से कितना हो जाएगा। तो देखो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन से देखा जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स का रेशो चलता है। नंबर ऑफ सीट का रेशो किससे चलता है? कितनी सीट, मतलब कौन से स्टेट में कितनी सीट होगी, तो इसका रेशो किससे? पॉपुलेशन से होता है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे सीटें ज़्यादा होगी, और कम होगी, कोई स्टेट छोटा है तो वहाँ पे डेफिनेटली कम सीटें होगी।
तो ठीक है, इज़ द सेम फॉर ऑल स्टेट, ये सेम रूल होगा सबके लिए। ठीक है, तो इसका अलॉटेड कैसे होता है कि किसी भी स्टेट है, कोई स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे लोकसभा की जो सीटें होती है उससे। जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 करोड़ हो गई, और सीट कितनी है लोकसभा में, उसकी 10 सीट है, तो उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट इस तरीके से हो जाएगा कि इसमें यहाँ पे इतने इतने अपॉइंटमेंट करने हैं। अब जो प्रोविज़ो में दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ अ स्टेट्स पॉपुलेशन, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड, अगर वो ज़्यादा नहीं है 60 लाख से, 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो आर्टिकल 81 क्लोज 2A का स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन सीट रेशो वाला रिक्वायरमेंट रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, जो कि अभी अपन पढ़ चुके हैं, वो रूल लागू नहीं होगा। और बी में बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेशो होगा नंबर ऑफ सीट अलॉटेड से हो जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट देगा, मतलब इक्वल वैल्यू, ऐसा नहीं कि किसी पर्सन ने ज़्यादा वोट दे दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड बात करता है पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, 1971 में एक बार हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, लेकिन बेस किसको लिया था, 2001 को लिया था, और अब वैसे 2026 में हो चुकी है पॉपुलेशन की काउंटिंग, तो अब इसका वो सब बनेगा, उसके बाद ही ये सारा आएगा। अब आर्टिकल 82 बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर, इस जनगणना के बाद सीटों का हिसाब अब जैसे 2026 में हो गई है, तो अब इसका किस हिसाब से होगा, कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से सीटों की कैलकुलेशन फिर से होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हाउसेस का ड्यूरेशन की बात करिए। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है ना, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन हाउस ऑफ द पीपल तो होती है, क्या है, 5 साल तक तो रहती है, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, पूरी डिसॉल्व हो जाती है, फिर वापस नए मेंबर बनते हैं। जैसे अपन इलेक्शन देते हैं ना, हर 5 साल बाद में वोट देते हैं, तो वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है, फिर वापस नए मेंबर बनते हैं, तो ऐसा है। लेकिन प्रोवाइडेड में दे रखा है कि इमरजेंसी लग गई है बाई चांस, इन केस ऑफ इमरजेंसी नॉट एक्सीडेड 1 ईयर एट ए टाइम, 1 साल तक ही मतलब अपन वोट नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, इन केस ऑफ इमरजेंसी में। लेकिन इमरजेंसी एंड्स जब हो जाएगी, इसका एंड करने का टाइम होगा कि 6 महीने में आपको इमरजेंसी को एंड करना होगा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन की बात करता है कि क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। फर्स्ट तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए डेफिनेटली, ऑथ और अफर्मेशन लेने ही चाहिए, लेना वो तो पता ही है कि ऑथ और अफर्मेशन के बिना तो आप किसी भी पोस्ट को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ज्वाइन नहीं कर सकते हो, और ऑथ और अफर्मेशन 3rd शेड्यूल में दे रखी है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, राज्यसभा, राज्यसभा बड़ा होता है तो उसकी एज कितनी हो गई, 30 साल। हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा छोटा होता है, लोअर हाउस हो गया तो 25 साल, राज्यसभा बड़ा हो गया, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, और अदर कुछ भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट बताए। आर्टिकल 85 बात करता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, पार्लियामेंट का सेशन की बात करिए, प्रोरोगेशन और उसका डिसोल्यूशन की बात करिए। तो फर्स्ट इसमें 2 क्लोजेस दे रखे हैं। क्लोज 1 में बात की है प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन कर सकता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, प्रेसिडेंट की जब मर्जी होगी तब मीटिंग के लिए बुला सकते हैं दोनों हाउसेस को। पार्लियामेंट को कम से कम साल में 2 बार सीटिंग करना जरूरी होता है, हर 6 महीने में 1 सीटिंग तो होती है कंपलसरी, लेकिन अगर चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 तो कम से कम करनी है पूरे साल भर में। नेक्स्ट है प्रोरोग करना, जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को किसी हाउस या दोनों हाउस को प्रोरोग कर सकता है, किसी भी हाउस को वो प्रोरोग कर सकता है। और डिसॉल्व, हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व होती है, कभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 बात करता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस, प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी को भी मैसेज कर सकता है, और बोथ हाउसेस असेंबल टुगेदर, दोनों को एक साथ भी कर सकता है, और मैसेज भी कर सकता है, एड्रेस भी कर सकता है, दोनों को। बस इतना ही दे रखा है इसके अंदर। वैसे बैरेट में तो काफ़ी बड़े बड़े दे रखे थे मैंने, लेकिन मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा समरी करके लिखा है ताकि ध्यान रहे, और क्वेश्चन भी बहुत कम इस तरीके से बनते हैं, इसीलिए। आर्टिकल 87 बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस में क्या आ जाएगा कि इलेक्शन के बाद पहला सेशन होगा वो, और साल का पहला सेशन, स्पेशल एड्रेस तब दिया जाएगा। आर्टिकल 88 बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउसेज, तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के राइट्स क्या होते हैं हाउसेस को लेके, वो स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं ना उनकी बात करते हैं आप। तो आर्टिकल 89 में सबसे पहले बात की गई है कि द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात कर दी है, राज्यसभा की, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की। तो कौन होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना वही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, मतलब चेयरमैन होगा। सेकंड है काउंसिल ऑफ स्टेट
डेप्यूटी चेयरमैन को चुनती है। काउंसिल ऑफ स्टेट अगर ये नहीं है तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसको चुनेगी? डेप्यूटी चेयरमैन को। चेयरमैन तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन को कौन चुनेगा? काउंसिल ऑफ स्टेट चुनती है, और वह राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी होता है। बस इतना ही है। आर्टिकल 90 में बात करी कि अब इनके वेकेशन की, वेकेशन है रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन का। डेप्यूटी चेयरमैन का वेकेशन रिजिग्नेशन कैसे होगा? तो ए में दे रखा है काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर नहीं रहा तो पद भी खाली हो जाएगा। अगर वो राज्यसभा का मेंबर से हट जाता है तो वो डेप्यूटी चेयरमैन के पोस्ट से भी हट जाएगा ऑटोमेटिकली। बी बात करता है कि डेप्यूटी चेयरमैन अगर रिज़ाइन दे सकता है, किसी भी टाइम डेप्यूटी चेयरमैन रिज़ाइन दे सकता है। किसको दे सकता है? चेयरमैन को रिज़ाइन दे सकता है डेप्यूटी चेयरमैन। और राज्यसभा रिमूवल जो होता है ना, उसको रिमूवल किया जाएगा तो वो किस तरीके से किया जाएगा? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब उस वक्त जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उन सब मेंबर्स का वोट, ठीक है, प्लस 14 डेज नोटिस देके उसको रिमूव किया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 पावर की बात करता है कि डिप्यूटी चेयरमैन की पावर क्या है और अदर पर्सन जो परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफिस में एज ए चेयरमैन, एक्ट एज चेयरमैन, तो उनकी पावर क्या क्या है। तो इसमें 2 क्लोजेस दे रखे हैं। तो क्लोज 1 बात करता है कि ऑफिस वैकेंट है, ठीक है, ऑफिस वैकेंट है या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, या तो ऑफिस में कोई है नहीं, या फिर और जो वाइस प्रेसिडेंट जो था ना चेयरमैन की जगह पे, वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो डिप्यूटी चेयरमैन ड्यूटी परफॉर्म करेगा। कौन करेगा इस कंडीशन में? डिप्यूटी चेयरमैन ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो प्रेसिडेंट को किसी भी मेंबर को, उन्हीं में से किसी मेंबर को अपॉइंट करना होगा। नेक्स्ट है चेयरमैन एब्सेंस है, मतलब वो छुट्टी पे गया है। ऐसा नहीं कि वो ये इसमें वैकेंसी में फ़र्क होता है और एक एब्सेंस में फ़र्क होता है। एब्सेंस मतलब वो कहीं गया हुआ है, छुट्टी पे गया हुआ है, सिटिंग में नहीं है, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन को चेयरमैन बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, वैकेंसी की कंडीशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और एब्सेंस की कंडीशन में जो रूल्स बने हुए होते हैं पार्लियामेंट के, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और काउंसिल ऑफ स्टेट डिसाइड करेगी कि कैसे क्या करना है हमें इस कंडीशन में, किसको अपॉइंट करना है। ओके, अब आता है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 बात करता है द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, एक तो चेयरमैन हो गया और डेप्यूटी चेयरमैन, नॉट टू प्रेसाइड वाइल रिजोल्यूशन, इन दोनों को हटाया जा रहा है, उनका रिमूवल किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे? उस वक्त प्रेसाइड नहीं करेंगे। मतलब इनका रिमूवल हो रहा है तो वो थोड़ी करेंगे कि भाई नहीं मेरे को हटा दो, ठीक है। तो चेयरमैन को वो तो बोलने का तो राइट है, पार्ट लेने का भी टाइम है, लेकिन वोट भी नहीं कर सकता और अदर मैटर में वो कुछ भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। मतलब कुछ वोट नहीं कर सकता, अदर मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। बाकी बोलने का राइट है, टेक पार्ट करने का राइट है। आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 बात करता है कि द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अब बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल पे आ गए हम लोग। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा अपने मेंबर में से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनेगी। ओके, वैकेंसी होने पर नया मेंबर भी उन्हीं में से चुनती है। आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 बात करता है कि वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ, अब किसका रिमूवल की बात कर रहे हैं? स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की। उस वक्त अपन ने चेयरमैन की डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर दी, अब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं। अगर मेंबर नहीं रहते हैं तो ऑफिस भी गया इनका, जैसे उनका भी गया था। नेक्स्ट है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को क्या देता है? रिज़ाइन दे देता है, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिज़ाइन देगा। और लोकसभा, उसमें क्या था? राज्यसभा था, तो लोकसभा इसमें भी मेजोरिटी कैसे होगी? ऑल द देन मेंबर जितने प्रेजेंट होंगे वो, और 14 दिन का नोटिस देंगे। सेम प्रोसेस रहता है, बस हेडिंग चेंज होती है, ठीक है। आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 में पावर दे दी डिप्यूटी स्पीकर को, और द परफॉर्म, जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसको, एक्ट एज स्पीकर की ड्यूटी जो परफॉर्म कर रहा है उनकी। अगर स्पीकर वैकेंट है, ठीक है, तो कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। और अगर दोनों ही एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी भी मेंबर को उन सब में से। नेक्स्ट है स्पीकर सीटिंग से एब्सेंस है, वो कहीं छुट्टी पे गए, चला गया, तो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे भी दोनों नहीं है तो लोकसभा दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर देगी, लोकसभा करेगी इस कंडीशन में, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, है ना। वैकेंसी की कंडीशन में प्रेसिडेंट करता है, और सीटिंग की कंडीशन में लोकसभा ही अपने में से किसी को चुन लेगी कि हाँ भाई तू बैठ जाए यहाँ पे, ऐसे। आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 बात करता है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रेसाइड, सेम उसके जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रेसाइड नहीं करेगा कि भाई मेरे को हटा दे तू रिमूवल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रिमूवल है वो प्रेसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन स्पीकर का राइट क्या क्या है? स्पीकर बोल सकता है, वोट भी कर सकता है। उसमें क्या था? चेयरमैन वोट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें वोट भी कर सकता है और प्रोसीडिंग में भाग भी ले सकता है, हर एक कंडीशन कर सकता है इसमें स्पीकर। तो
आर्टिकल 97 में सैलरीज की बात हो रही है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, इन चारों की सैलरी की बात हो रही है जो कि पार्लियामेंट फिक्स करती है, और अगर पार्लियामेंट नहीं करती है तो सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। 98 बात करता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सेक्रेटेरिएट मतलब दोनों हाउसेस का सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है कि ईच हाउस, दोनों हाउसेस का सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगा, स्टाफ ज़रूरी है। कॉमन पोस्ट भी बनाए जा सकते हैं, सेपरेट भी है, सेपरेट तो कंपलसरी है ही है, लेकिन अगर कॉमन पोस्ट बनाना चाहे तो कॉमन पोस्ट भी बना सकते हैं। सेकंड है पार्लियामेंट क्या करेगी, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी। और थर्ड बात करता है जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट के रूल से चलेंगे, और स्पीकर और चेयरमैन से कंसल्टेशन के बाद में। स्पीकर ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अकेले है ना रूल्स को चला देगा, फॉलो कर देगा, ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन से कंसल्टेशन के बाद ही किया जाएगा। वैसे आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जितनी हो सकी मैंने कोशिश करी। बैरेट में तो बहुत लेंदी सा दे रखा था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करी, एक टॉपिक को एक को, ताकि क्लोजेस वगैरह सारे क्लियर हो जाए। इसीलिए अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। लॉ के और जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट की इसी तरह शॉर्ट कर करके केस लॉज शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बनाऊंगी। मैं भी वही पढ़ रही हूँ जो मैं ये डेली का मैं जो पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये पढ़ा और ये नोट्स बनाए मैंने इस तरीके के। जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश करी। जुड़े रहिए मेरे साथ।